ठीक है, अब इसमें अगर प्लानिंग समझ में नहीं आई तो प्लानिंग मुश्किल हो जाएगी या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट होगी। प्लानिंग में कुछ नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले उसमें क्या करेंगे क्या क्या करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड पे जो है ना लिस्ट ऑफ टास्क आ जाएगा, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो इसमें दो तीन स्टेप्स हो सकते हैं। पहली चीज, मेजर चीजें हम क्या करेंगे वो लिख लीजिए, फिर उन मेजर चीजों को ब्रेक करिए, फिर उन चीजों को और ब्रेक करिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आप एसडीएलसी में ब्रेक कर लेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट की चीजें लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट लेंगे कैसे? मीटिंग करेंगे पहली, फिर दूसरी, फिर एसआरएस बनाएंगे। तो एक से ज्यादा मीटिंग है तो ये रिक्वायरमेंट को ब्रेक कर लेंगे आप। ठीक है, तो कब जाएंगे वो डेट लिख दिया आपने, और कौन जाएगा ये भी लिख दिया। इसी तरह से आप कुछ और कर रहे हैं, सुपरवाइजर, तो सारी डिटेल लिखने की जरूरत है इस। ठीक है, तो खाली ये नहीं कि बस रिक्वायरमेंट लेंगे। रिक्वायरमेंट लेंगे तो कैसे लेंगे, मीटिंग करेंगे या जूम मीटिंग करेंगे या विजिट करेंगे या फोन करेंगे, ये सारी डिटेल है ना। तो ये प्लान करेंगे, आपको खुद भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना सालगिरह करेंगे, तो सालगिरह में आपको मालूम हो ना कि ये कौन करेगा ये कौन करेगा ये कौन करेगा, ये सारी चीजें करेंगे तो अच्छा प्लान बन जाएगा। उसमें डिटेल नहीं लिखी होगी तो फिर प्लान अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर प्लान। तो ये कब होगा? जब आपकी लेफ्ट वाली चीज है ना, लिस्ट ऑफ टास्क। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टास्क जितनी अच्छी हो जाएगी उतना फिर आप लिख सकेंगे कि कौन करेगा, और फिर टाइम आप सोचेंगे। इस टाइम में आप देखेंगे कि जी ये वाले वक्त तो मैं फ्री नहीं हूँ, तो ये वाले वक्त नहीं करूंगा। तो ये डेट्स लगी हुई है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ये एक्सेल में भी हो सकती है। ये सारी चीजें ना एक्सेल के अंदर आप लिख सकते हैं, गैंट चार्ट। या फिर आप अगर एमएस प्रोजेक्ट से अवेयर हैं और आपने किया हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है वो भी। एक्सेल का डेटा डाल दें, एक्सेल के अंदर बना लें, फिर उसको उठा के उसमें डाल दें, क्या नाम है, एमएस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो बन जाएगा। एमएस प्रोजेक्ट में थोड़े से एडवांटेज है कि आप उसमें छुट्टी डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आप टाइमिंग डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें आप प्रोग्रेस डिफाइन कर सकते हैं। ये क्योंकि टूल है तो उसके एडवांटेज है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टीचर आपके पढ़ाएंगे, लेकिन ये आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम, अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। इसको आप एक्सेल पे भी बना सकते हैं। एक्सेल में 3 कॉलम कॉलम लिखेंगे, उसमें आप सारी चीजें लिखेंगे, उसके आगे नाम लिखेंगे, उसके आगे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्लान बन जाएगा। ये प्लान ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट ना हो कहीं से, ओरिजिनल सोचा हो, थिंकिंग की भी हो, क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो जरा इसको रिलेट करिए। अगर मैं सालगिरह कर रहा हूँ या कोई पिकनिक कर रहा हूँ या कोई और चीज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? कागज पे लिखूंगा ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है, तो सारी चीजें लिख लीजिए। ठीक है, तो हो सकता है कि पहली दफा में वो आपको बहुत सारी चीजें याद ना आ रही हो, तो फिर अपनी टीम को दिखाइए, टीम उस पर डिस्कशन करे, दोबारा से थोड़ा सा डिस्कशन करे, सुपरवाइजर से डिस्कशन करिए। तो इट विल टेक 2-3 आइट्रेशन टू डेवलप अ गुड प्लान। एक दफा में नहीं बनेगा। ठीक है, तो 3 आइट्रेशन अच्छा प्लान बन जाएगा। प्रैक्टिकली भी ऐसी होता है कि एक प्रोजेक्ट प्लान प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है, फिर वो टीम लीड से डिस्कस करता है, फिर उनका इनपुट लेता है, फिर उसको रिवाइज करता है। तो हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं उसमें सबका इनपुट लेने में। तो ये वो वाली चीज़ है कि आप बनाएंगे और फिर आप लोगों से इनपुट लेंगे, और फिर आप उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बनाया हो और आप जब 1 महीने के बाद आपको लगे कि आपको इसमें फलानी चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर अपने सुपरवाइजर से आप उसको रिवाइज कर लेंगे कि सर हमने बनाया तो है या जमा भी किया है, लेकिन हमें और एक ये डेटाबेस सीखने में टाइम लग रहा है, हमें फलानी चीज सीखने में टाइम लग रहा है, या मेरे रिकॉर्ड देने में टाइम लग रहा है, या सर हमने लिखा तो था लेकिन या तो या मीटिंग तो हो ही नहीं सकती, आप बताइए क्या करें। तो फिर आप उस 2 महीने को एक्सटेंड रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑलवेज। सर एक जी, कोई सवाल है किसी का? एनीबॉडी? सर एक चीज पूछी थी हाँ पूछिए। सर, प्रोटोटाइप और यूआई में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? सही है। अ, जब आप एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन में आप दे रहे हैं ना, कुछ स्क्रीन्स दे रहे हैं, कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उसकी जो यूजर इंटरफेस है जो आप देंगे, दैट इज यूआई। तो वो नेविगेशन और वो जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे नॉर्मल है ना विंडो में, एक टॉप पे वो आता है और एक लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्ड किस्म का वो आता है, क्या नाम है, मेन्यू। ठीक है, तो दैट हैज बिकम स्टैंडर्ड कि टॉप पे ये चीजें होंगी, मतलब जो चीज आपने सेलेक्ट कर ली वो टॉप उसके ऑप्शन टॉप पे आ रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे मेजर कैटेगरी होती है। ठीक है, सब कैटेगरी कहाँ आती है? टॉप पे आ रही होती है। तो दैट इज अ मेन्यू, दैट इज योर यूजर इंटरफेस। ठीक है,
इसका प्रोटो से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। प्रोटोटाइप, अब मैं बताता हूँ कि प्रोटो, तो ये यूजर इंटरफेस है। और नॉर्मली जैसे मैंने कहा था ना, रिक्वायरमेंट लेते वक्त आप एक रिक्वायरमेंट का या एसआरएस का सैंपल ले जाते हैं और कस्टमर को कहते हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंट हम आपसे रिक्वायरमेंट लेने के बाद देंगे, तो देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिफोर यू टेक द रिक्वायरमेंट आप एक टेम्पलेट बुक करते हैं। तो इसी तरह से जब आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले आप कहेंगे देखिए इस तरह का स्क्रीन चाहिए या इस तरह का स्क्रीन चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसा ना हो जाए फिर वो क्या नेविगेशन तो बिल्कुल पुअर है, ऐसे नहीं होना, ऐसा चाहिए, कलर ये नहीं चाहिए। तो बिफोर यू स्टार्ट, ये ऐसे ही नहीं, घर बनाने से पहले पूछेंगे टाइल कौन से चाहिए, दीवारें को कलर कौन सा चाहिए। ऐसा ना कि आपने बना लिया हो, कलर कर दिया हो, उसके बाद वो बताएंगे नहीं यार मुझे तो ये कलर पसंद नहीं है, मुझे तो ये दरवाजे पसंद नहीं है। तो वो नेविगेशन आपको पता होनी चाहिए, यूजर इंटरफेस आपको पता होना चाहिए। इसका करते क्या है कि जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, वर्ड है, सॉरी एमएस है, या एसएपी की चीजें हैं, या ओडो है, जो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उनकी चीजों को कॉपी कर लिया जाता है, उनकी यूजर इंटरफेस को अडॉप्ट कर लिया जाता है। उसके कलर भी, डिजाइन भी, नॉर्मली आप देखेंगे व्हाइट स्क्रीन होगा, नॉर्मली आप देखेंगे कि जी ग्रे कलर होगा, नॉर्मली आप देखेंगे कि जनाब जो चीज सेलेक्ट होगी वो येलो होगी। सो दैट हैज बिकम इन स्टैंडर्ड, क्योंकि आई प्लीजिंग होती है, ठीक है। जब हमने शुरू किया था तो एक ग्रीन कलर का स्क्रीन होता था, हर चीज ग्रीन होती थी, ठीक है। आपने तो अभी वो जमाना देखा नहीं है ना कि हर चीज ग्रीन है। आपका जो टूल है वो तो बहुत ही सिलेक्टिव है, उसमें कलर भी आ जाते हैं, उसमें बता भी देता है सेमी कॉलन मिसिंग है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं यूजर इंटरफेस। तो अब फंक्शनैलिटी के अलावा यूजर इंटरफेस बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव चाहिए, आसान चाहिए, आसान। तो ये यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब प्रोटो क्या होता है? प्रोटो ये होता है कि जब मैं रिक्वायरमेंट लेने जाता हूँ तो कस्टमर भी कंफ्यूज है और मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो मैं कुछ बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए, तो मैं कहता हूँ अच्छा, मैं कागज पेंसिल लेकर या बोर्ड पे चला जाता हूँ, कहता हूँ ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, ये वाला कॉलम, ये कॉलम। तो जो मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पे वो एक प्रोटो है। प्रोटो यानी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ रिक्वायरमेंट को, दैट इज कॉल्ड प्रोटो। समझ में आ रही है अलग अलग चीजें? जी सर। सर बेसिकली यूआई में आप एक एक स्क्रीन को मेंशन करते हो, लेकिन प्रोटोटाइप में आप एक जनरल सारी स्क्रीन्स को ही, मतलब जैसे अगर आपके प्लेटफॉर्म में तीन चीजें हैं, तीन या दो चीजें हैं, तो आप उन दो चीजों का एक एक स्क्रीन बना के एक जनरल ओवरव्यू दे देते हो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। हाँ, अगर आप एमएस माइक्रोसॉफ्ट की कोई चीज इस्तेमाल करेंगे तो एक खास फॉर्मेट है ना। अब एक एक स्क्रीन क्यों दिखाएंगे, आप बताएंगे ऐसा होगा, तो बस दैट इज एनफ, सारे स्क्रीन वैसे ही होंगे फिर, ठीक है ना। फेमिलियर है ना माइक्रोसॉफ्ट की उससे कि लेफ्ट साइड पे क्या होता है, फाइल का ऑप्शन आता है, उसमें डिटेल आती है, सारी चीजें प्रिंट और सारी चीजें। लेकिन जब कोई सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ऊपर आ जाता है ऑप्शन, टॉप पे आ रहे होते हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के खास स्टैंडर्ड है ना, वो सारी जो भी प्रोडक्ट खोलेंगे वो ऐसी खुलेगी, जैसे आप वर्ड खोल रहे हैं, जैसे आप पावर पॉइंट खोलें, जैसे आप एमएस प्रोजेक्ट खोलेंगे वो भी ऐसे खुलेगा। तो हर स्क्रीन दिखाने की जरूरत नहीं है, सारे स्क्रीन ऐसे ही होंगे, यहाँ इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा। तो यूआई में हर हर स्क्रीन दिखाएंगे, उसका अप्रूवल लेंगे, तो फिर आप रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे और इस तरह कुछ होगा, उसमें बहुत एफर्ट लगेगी ना, वक्त जाया होगा आपका, ठीक है। ठीक है सही भाई, है सर, सही है। ठीक है। प्रोटो क्या थैंक है? यू सर। प्रोटो इज फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ये है प्रोटो कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। दोनों में फर्क ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे जी चलते सर। हैं। तो मेरा भी एक सवाल चलिए तो फिर रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट ये आपका, अच्छा मैं इसमें बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, टूल की रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, अब ये तो आप कर लेंगे। अच्छा कॉस्टिंग में आ जाते हैं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शायद पढ़ा नहीं है, तो यहाँ ज्यादा लोगों की मिस्टेक है। तो देखिए मैंने आपके जो 7.1 को 7.11, 7.12, 7.13 अभी जो जो भी चीजें आप की हैं वो आप कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक अलग कॉस्ट है, टूल की अलग कॉस्ट है, हार्डवेयर की अलग कॉस्ट है। तो मैंने एक जनरल सी चीजें लिखी है इसमें, आप जिस हिसाब से भी आप करना चाहें। तो फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट लेने में 20 घंटे लगेंगे, इसमें इतने लगेंगे, तो फिर इसको मैंने एक रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रेट आगे पीछे हो सकता है, आप 800 लगा लें, 2000 लगा लें, ठीक है। जो महंगा है वो महंगी रिसोर्स लगा ले, जो सस्ता है वो सस्ती रिसोर्स लगा ले। तो ये मैंने कहा 1,20,000 रुपए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉस्ट है। जो टूल में लूंगा या होस्टिंग लूंगा या फलाना करूंगा वो 50,000 रुपए होगी, और हार्डवेयर जो है वो 30,000 रुपए का होगा। तो ये मैंने 2 लाख रुपए टोटल कॉस्ट जो है ना, 2 लाख रुपए। अच्छा ये भी हो सकता है कि टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए और आप कहें 2,25,000 रुपए, क्यों? तो आप कह रहे हैं कि जी रिस्क है, ये चीज बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो इसमें हमने 25% का बफर रखा है। दैट्स हाउ यू डू इट। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, एफर्ट की कॉस्ट करते हैं, हार्डवेयर टूल्स की कॉस्ट करते हैं। 7.1.1 इज एफर्ट कॉस्ट, कि हम जो काम कर रहे होंगे। अब उसमें सवाल बच्चे करते हैं कि हमको कोई पैसे देगा। भाई पैसे क्यों देगा आपको, हम तो पैसे लेंगे आपसे, हम तो पढ़ा रहे हैं, पैसे कोई नहीं देगा, बट एफर्ट की कॉस्टिंग लिखी जाती है ना, ताकि आपको पता हो कि कॉस्टिंग कैसे होती है। तो ये सीखना है कि एफर्ट की कॉस्टिंग। तो बीच वाली चीज, ये लेफ्ट वाली चीज क्या है, आइटम है,
ये है नंबर ऑफ आवर्स और ये उसके रेट है। ऐसे कॉस्टिंग होती है, और डायरेक्ट कॉस्टिंग होती है और इनडायरेक्ट कॉस्टिंग होती है, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत आसान तरीका है कि आप इस पे अपने प्रोसेस को लिखते हैं, उसमें एफर्ट लिखते हैं और उसका रेट लिख देते हैं, तो इस तरह से कॉस्टिंग आ जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसमें इतने घंटे की एफर्ट लगी है, 120 घंटे की एफर्ट लगी है, ठीक है। किसी सुपरवाइजर को या ज्यूरी को इतराज है कि तुम 1000 रुपए सर 800 रुपए लगा ले, तो हमने लगाई है ना हमारी, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, आप अपने घंटे को। तो मैंने 1000 रुपए इसलिए लिखा है कि अगर कोई एसी खराब हो जाता है और कोई आता है तो वो 2 घंटे के 2000 रुपए तो ले लेता है, लेकिन तो डीएचए सुबह में जिसने 4 साल पढ़ा हो तो कम से कम उसके बराबर तो पैसे मिलने ही चाहिए घंटे के, ठीक है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कॉस्टिंग वाली, या कोई इसमें क्वेश्चन है? ये वीकर एरिया है हमारे बच्चों का, इसमें लिखते नहीं है या पता नहीं होता है, तो लिख देते हैं जीरो कॉस्ट, क्योंकि लिख देते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ टूल भी नहीं चाहिए, वो फ्री हमने डाउनलोड कर लिया और हार्डवेयर लैपटॉप अब्बा ने दिला दिया था, तो कोई कॉस्ट नहीं है। तो भाई उसकी कॉस्ट है ना, जो भी हार्डवेयर है, जो भी है मशीन है, ये कॉस्ट है, ठीक है। वो दे कोई नहीं रहा, लेकिन बहरहाल जब प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करेंगे तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कैसे करते हैं। उसमें एफर्ट लगेगी, उसमें हार्डवेयर लगेगा, उसमें और भी चीजें होती हैं, ट्रैवलिंग भी होती है। अगर अगर आप कहीं जा रहे हैं, मुझे अगर प्रोजेक्ट पे दुबई भेज दिया गया है, तो वो एक ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, स्टेइंग कॉस्ट होगी, वो सारे को डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं बाहर, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, ये सारी कॉस्ट होती है। तो हमारे लिए 3 चीजें बहुत बेसिक है कि आप एफर्ट की कॉस्ट लगा लें, टूल्स की कॉस्ट लगा लें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जो ऐसा वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा है जिसको वो होस्ट करके दिखाएगा, तो 1 महीने की अगर होस्टिंग ले रहा है और 5000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो लिख दें 5000 रुपए खर्च हो रहे हैं, अभी सबको टोटल करके लिख देंगे भैया टोटल कॉस्ट है, ठीक है। ठीक है, कोई चैलेंज तो नहीं है इसमें, तो एफर्ट्स की कॉस्ट डालना जी लाजमी बोलिए। नहीं, एफर्ट्स की कॉस्ट डालना लाजमी तो नहीं है, हम अगर बेटा डिप्लॉयमेंट आपकी और आवाज नहीं आ रही है, डेवलपमेंट दोबारा से बोलेंगे जरा, थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। एफर्ट्स एंड की कॉस्ट डालना लाजमी है, हम अगर डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट कॉस्ट डालते हैं वो इनफ नॉन फंक्शनल ना कॉस्ट। डालने की वजह, चलिए लाजमी तो नहीं है, ना डालने की वजह, एफर्ट तो लग रही है ना आपकी, वक्त तो लग रहा है, ना डालने की वजह क्या है? सर एज हम अगर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें अगर एफर्ट ना मेंशन करें तो वो बेटर होता है। ओ भाई, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, हम एफआईपी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग सीख रहे हैं ना, मांग थोड़ी रहे पैसे सुपरवाइजर से या ज्यूरी से। प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन ऐसे होती है, कॉस्टिंग ऐसे होती है, ये सीख रहे हैं, तो उसमें लिख देंगे ये कॉस्टिंग होती है, इसमें घबराहट किस बात की है? एफर्ट्स को एस्टिमेट करना पे वो नॉन फंक्शनल चीज में आ जाता है। नॉन फंक्शनल एस्टिमेट क्यों? एस्टिमेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग भी आती है ना इसमें, एस्टिमेशन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो रिक्वायरमेंट लूंगा वो कितने घंटे में ले लूंगा, कोडिंग कितने में कर लूंगा। तो पहली दफा जब एस्टिमेशन करेंगे गलत करेंगे, कोई बात नहीं, हम कोशिश तो करेंगे ना, लेकिन करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे सीखेंगे? ये सर दूसरी बात ये थी कि अगर एजाइल मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं हाँ, तो उसमें गैंट चार्ट जो हम बनाएंगे उसमें टास्क किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए। अब ये है ना कि स्क्रम पढ़ा नहीं है और उसको हम यूज करेंगे। उसमें होता ये है कि भाई जो आप वाटरफॉल वाला मेथोडोलॉजी उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर बना के देंगे जो वाटर एजाइल में होता है या स्क्रम में होता है। रनिंग सॉफ्टवेयर देंगे ना एक स्प्रिंट के बाद। तो आप क्या करते हैं नॉर्मली, आप पूरी रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, आप थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट लेते जाते हैं और उसको चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। अच्छा, आपके सिलसिले में शायद एजाइल इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पहले सेमेस्टर में आपको एफआईपी का प्रपोजल देना है, चलता हुआ सॉफ्टवेयर नहीं देना है, इसलिए एजाइल इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको आप एजाइल से कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें है क्या कि 1 मिनट ठहरिएगा, क्या नाम है जरा क्लास है 10 मिनट। ठीक है, तो उसमें ये है कि आप स्प्रिंट डिफाइन कर लें कि भाई ये काम कब होगा, तो चलता हुआ सॉफ्टवेयर आप दिखाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ आप लिखेंगे ना आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको डिफेंड करना है अपने जब आप खड़े होंगे ना या जब आप कुछ बता रहे होंगे। तो चलिए आपने 2 स्प्रिंट लिख दिए, तो अगर जिसने स्प्रिंट आती है उसको वो पूछेगा ना कि 2 स्प्रिंट में काम कैसे हो गया, स्प्रिंट तो 15 दिन का होता है, तो यानी आपका सारा प्रोजेक्ट जो है वो 1 महीने का है, 15 दिन और 15 दिन, तो इसलिए आपको खुद जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे।
जो कुछ आप कर रहे हैं वो चाहे स्क्रम में कर रहे हो तो आपको मालूम है कि एक से ज्यादा स्प्रिंट चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बजटिंग हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एफआईपी को सीखने वाला टूल समझिए ना, कि हम इससे सीख रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो गलती होगी और सुपरवाइजर आपको बताएगा कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है। सुपरवाइजर नहीं बताएगा, जो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं उनको दिखा दीजिए कि सर हमने ये कॉस्टिंग की है, जरा आप देखेंगे, आपने पढ़ानी है, जरा हमारी सही करिए। तो वो वाले माइंडसेट से जाइए, सीखने वाले माइंडसेट से, कि भाई बजटिंग और कॉस्टिंग हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको दिखाएं अपने एफआईपी में, ठीक है। नहीं है तो मेरे से पूछ लें, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब ये क्योंकि हमारे पास प्रपोजल ऐसा है जिसमें अजीब अजीब किस्म की चीजें लिखी हुई हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, अल्फा प्रोटोटाइप, बीटा प्रोटोटाइप, इसको मैंने छोड़ दिया है। अब आप प्रोजेक्ट में क्या डिलीवर करेंगे, एफआईपी प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्लान, रिक्वायरमेंट और ये सारी चीजें, रनिंग सॉफ्टवेयर, फाइनल रिपोर्ट, क्या डिलीवर करेंगे वो लिख दीजिए इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है जो कुछ लिखा हुआ हो। तो आप कह सकते हैं भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए तो ये है। अभी हम पहली दफा आपको एफआईपी प्रपोजल देंगे, प्रोजेक्ट प्लान देंगे, ठीक है, ये दो चीजें एफआईपी 1 में दे देंगे, और स्कोप दे देंगे, प्रोजेक्ट स्कोप दे देंगे। उसके बाद फिर हम एसआरएस देंगे, उसके बाद हम डिजाइन देंगे, और फिर जब फाइनल सेमेस्टर होगा तो उसमें आपको डेमो चल के दिखाएगा, तो रनिंग सॉफ्टवेयर होगा, फाइनल रिपोर्ट होगी, बाइंडिंग सीरीज, जो भी आप देंगे वो आप लिख लीजिए, और वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए बाकी चीजें अगर आप प्रपोज यूआई बना रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे। तो ये मेरे ख्याल से अभी प्रपोजल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली। अगर आप बना लिया तो फिर आप डाल दीजिए, और अभी तक जितनी मीटिंग हो गई है उसकी डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। रेफरेंस है कोई चीज तो वो डाल दीजिए। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको बंद कर लूँ। आई हैड अनदर मीटिंग, ठीक है। एक्चुअली बच्चों ने जल्दी क्लास लेने को कहा, तो मेरी प्रॉब्ली इज द नेक्स्ट क्लास। चलिए कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बता दीजिएगा। अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो हम संडे वाला दिन कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है भाई लोग, यस सर। ओके, थैंक यू। एक और अभी एक क्लास है,
अलीना